एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। आज का केस सीआरपीसी के ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट पर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। अरेस्ट से रिलेटेड जितने भी आंसर्स आपके मेंस में बनते हैं, आते हैं, आप उन सारे के सारे क्वेश्चंस में, उन सारे आंसर्स में एक्चुअली इस केस को इंक्लूड कर सकते हैं। केस का नाम है प्रबीर पुरकायस्थ वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली। अब ये केस की जो कहानी है वो शुरू होती है विद दिस गाय हु वाज क्वाइट वेल नोन। ही वाज द डायरेक्टर ऑफ पीपीके न्यूज़ क्लिक लिमिटेड। अब दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने इनके खिलाफ एक एफआईआर रजिस्टर करी, एलिजिंग दैट हिज कंपनी इज इन्वॉल्व्ड इन many FDI regulations violations including some other laws. अब इन allegations की seriousness इतनी थी that it prompted ED to step in and launched an investigation under PMLA, Prevention of Money Laundering Act. अब ED की इंक्वायरी के चलते बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन, सर्चेस, रेड सब कुछ होने लगा। जो माहौल था वो बहुत टेंस हो गया, बट appellant somehow managed to secure a court protection, staving off an immediate arrest. अगस्त 2023 में क्या होता है कि दिल्ली पुलिस इनके अगेंस्ट एक और एफआईआर रजिस्टर करता है, और इस बार की एफआईआर यूएपीए में रजिस्टर होती है। अ वेरी स्ट्रिंजेंट लॉ डिजाइन टू कॉम्बैट टेररिज्म एंड थ्रेट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। नाउ दिस supposed high profile matter becomes a matter of national security, right? बहुत ही ज़्यादा परेशानियां चलने लगती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं, मीडिया में रिपोर्टिंग होने लगती है, और फिर एक दिन अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर 3, 2023, special officers of Delhi police descends upon his house and office, conduct extensive searches and arrest him. अब ये अरेस्ट जो है अपने आप में एक बहुत ही क्रूशियल और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है सीआरपीसी का, और बहुत ही संभाल के इसे फॉलो करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 21 से डायरेक्टली रिलेटेड है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी गारंटीज कि आपकी पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब ये जो प्रोसीजर है यही दे रखा है चैप्टर 5 अरेस्ट में सीआरपीसी के, जिनमें मल्टीपल स्टेप्स दे रखे हैं, और अरेस्ट से रिलेटेड हर चीज दे रखी है। क्या प्री रेक्विजिट्स होंगे, अरेस्ट को किस तरह से किया जाएगा, कब किया जा सकता है, अरेस्ट से पहले क्या होगा, अरेस्ट के दौरान क्या होगा, अरेस्ट के बाद क्या होगा, सारे स्टेप्स दे रखे हैं। उन स्टेप्स का नॉन कंप्लायंस सीधा आर्टिकल 21 को वायलेट करता है, क्योंकि लॉ द्वारा स्टैब्लिश प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। और जैसे ही ये बात लाइमलाइट में आ जाती है, वो पूरी की पूरी कस्टडी क्वेश्चनेबल हो जाती है, राइट? अरेस्ट जो है वो चैप्टर 5 में दे रखा है, सीआरपीसी के चैप्टर 5, और ये जाता था सेक्शन 41 से लेकर सेक्शन 68 तक, है ना? अब नया जो हमारा प्रोसीजरल लॉ है, सुरक्षा संहिता, उसमें सेक्शन का नंबर चेंज हो गया है। चैप्टर 5 फॉर्चुनेटली रिमेन्स द सेम, बट नाउ द सेक्शन स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 35 एंड गो टू सेक्शन 62। ठीक, जब भी हम अरेस्ट की बात करते हैं, वी कैन नॉट इग्नोर द एस्पेक्ट दैट अकॉर्डिंग टू आवर प्रोसीजरल स्कीम अरेस्ट कैन बी मेड बाय 3 ग्रुप ऑफ पीपल। कौन कौन से हैं वो लोग? सबसे पहले तो अरेस्ट एक पुलिस ऑफिसर कर सकता है सेक्शन 41 में। एक प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट को कंडक्ट अफेक्ट कर सकता है इन द सर्कमस्टांसेस गिवन अंडर सीआरपीसी अंडर सेक्शन 43। एक मैजिस्ट्रेट अरेस्ट एग्जीक्यूट कर सकता है अंडर सेक्शन 44। नए लॉ के हिसाब से सेक्शंस चेंज हो गए हैं। पुलिस ऑफिसर कैन मेक एन अरेस्ट अंडर सेक्शन 35, अ प्राइवेट पर्सन कैन डू सो इन सेक्शन 40 एंड मैजिस्ट्रेट कैन डू इट इन सेक्शन 41। अभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, मैं यहाँ लिख इसलिए रही हूं ताकि आपको याद रहे। ओके, सेक्शन 41 या फिर कहें सेक्शन 35 grants power to a police officer to make an arrest
विदाउट अ वारंट। विदाउट वारंट कंडक्ट की जाने वाली अरेस्ट सेक्शन 41 में दे रखी है। वारंट के साथ अगर अरेस्ट होती है तो सेक्शन 42 में दे रखी है। सेक्शन 46 बताता है कि अरेस्ट का प्रोसेस क्या होगा, बेसिकली कब की जा सकती है, अगर एक लेडी को अरेस्ट किया जा रहा है तो क्या फॉलो किया जाएगा, किस टाइम पे की जा सकती है, टच करके, बिना टच करके, कितनी फोर्स यूज की जा सकती है अरेस्ट के दौरान, सब कुछ सेक्शन 46 में दे रखा है, जो कि अब नया सेक्शन 43 है। सेक्शन 46 टेल्स यू अरेस्ट हाउ टू बी मेड। ठीक है, हाउ इज एन अरेस्ट सपोज टू बी मेड इज गिवन अंडर सेक्शन 46 एंड नाउ इट इज सेक्शन 43। अपने आंसर के दौरान आपको ये सारे के सारे सेक्शन मेंशन करने हैं, राइट। लेकिन बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे आप। अगर आप बहुत डिटेल में चले जाएंगे तो बस यही आंसर लिखते रह जाएंगे, बाकी सब नहीं लिख पाएंगे, राइट। अच्छा, इसके अलावा जो सीआरपीसी था वो कुछ प्री रिक्विजिट्स भी देता था कि भाई अरेस्ट के दौरान इन प्री रिक्विजिट्स को भी फॉलो करना ही करना पड़ेगा, जो 41 ABCD में दे रखी थी। अब क्योंकि वो बाद में ऐड की गई इसलिए उनको ऐड किया गया, दैट्स वाई ABCD। बट नए लॉ में दे हैव देयर ओन प्लेस, तो दे स्टार्ट फ्रॉम 36, 37 एंड सो ऑन, राइट। उसी तरह से एक और सेक्शन है, सेक्शन 50, which gives a right to the person arrested to be informed of the reasons of his arrest। तो एक आदमी को अगर अरेस्ट किया जा रहा है बिना वारंट के, तो सेक्शन 50 कहता है कि आप उसको रीजन बता के अरेस्ट करेंगे कि उसे आप अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये सेक्शन 50 है। नया सेक्शन ये 47 है। हालांकि अब आंसर किस स्कीम के अकॉर्डिंग पूछा जाता है ये भी एक बात है, राइट। बट नया आपको याद रखना जरूरी है, सेक्शन 47 नाउ इज सेक्शन 50। अच्छा, सेक्शन 50 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो आर्टिकल 22 में भी है। आर्टिकल 22 ऑल्सो इटरेट्स द सेम थिंग, वेर इन अ पर्सन हैज अ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजंस ऑफ हिज अरेस्ट एंड दैट इज अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट। तो इस फंडामेंटल रिक्वायरमेंट और इस प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होता है तो आर्टिकल 21 वायलेट हो जाता है। अब इस केस की कहानी कुछ कुछ ऐसी ही है। अक्टूबर 3 एपेलेंट या प्रबीर जी को अरेस्ट कर लिया गया। अक्टूबर 4 बिल्कुल सुबह 6 बजे उन्हें मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया। अब ये टाइम इतना अजीब था, इतना पेक्यूलियर था कि वो ना तो अपनी लीगल टीम को इन्फॉर्म कर पाए और ना ही किसी तरह का डिफेंस अपने फेवर में प्रेजेंट कर पाए। प्रोसिक्यूशन ने इनके अगेंस्ट रिमांड 7 डेज रिमांड की डिमांड की कि आप 7 डेज की पुलिस कस्टडी हमें दे दीजिए, और मैजिस्ट्रेट ने इस कस्टडी को अलाउ कर दिया, राइट। सो एपेलेंट की जो लीगल टीम थी, इट वाज लेड बाय अ सीजन्ड advocate Kapil Sibal, and the team immediately sprang into action and challenged this remand as well as the detention. हाई कोर्ट ने इस चैलेंज को डिसमिस कर दिया और अब ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट तक आते आते ये केस जो था वो काफी इंपॉर्टेंट हो गया था। द स्टेक्स वर नॉट जस्ट हाई फॉर द एपेलेंट, दे वर ऑल्सो हाई फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्यू प्रोसेस। इस ड्यू प्रोसेस को फॉलो ना करने का क्या अंजाम हो सकता है और इसको फॉलो करना कितना जरूरी है, ये पिक्चर में आना जरूरी था, और यही इस केस को इम्पोर्टेंट बनाता है। सुप्रीम कोर्ट तक जब मामला आया तो कंटेंशन एपेलेंट का यही था कि आपने अरेस्ट मेमो, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अरेस्ट से पहले, चाहे वो अरेस्ट वारंट के साथ हो या वारंट के बिना, एक अरेस्ट मेमो प्रिपेयर किया जाता है जिसमें अरेस्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स होती हैं। कब और कहाँ अरेस्ट किया गया, किसे अरेस्ट किया गया, किन रीजंस पे अरेस्ट किया गया, किसके सामने अरेस्ट किया गया, कैसे अरेस्ट किया गया, कौन कौन थे, विटनेसेस, सिग्नेचर लिए जाते हैं उनके, राइट। ये सारी की सारी चीजें, मतलब द एंटायर प्रोसेस ऑफ अरेस्ट कैसे, कब, कहाँ हुआ है, ये सब कुछ उस मेमो में होता है। अब उस मेमो में रीजंस तो दे रखे थे बट द ग्राउंड्स वर नॉट एडिक्वेटली गिवन एंड दैट इज व्हाट वाज चैलेंज्ड। और यही था पूरे के पूरे केस का इशू कि आपने रीजंस तो मेंशन कर दिए अरेस्ट मेमो में, लेकिन हमें ग्राउंड्स नहीं बताए और इस वजह से ये डिटेंशन इलीगल हो जाती है। आपका जो रिमांड मांगने का जो प्रोसेस था मैजिस्ट्रेट के सामने जो आपने प्रोड्यूस किया 24 आवर मैंडेट,
वो इतना क्लैंडस्टाइन और पेक्यूलियर था कि हम अपने डिफेंस को प्रेजेंट ही नहीं कर पाए, राइट। और इसलिए वो रिमांड जो 7 डेज की थी वो भी इलीगल है, उसको भी कैंसिल कर दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एपेलेंट का ये आर्ग्यूमेंट है और कंटेंशन है, और प्रोसिक्यूशन का आर्ग्यूमेंट आता है कि भाई सेक्शन 50 और आर्टिकल 22 दोनों ही एक ही चीज की बात करते हैं, और वो है रीजंस ऑफ अरेस्ट। अ पर्सन हैज अ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजंस ऑफ हिज अरेस्ट। रीजन हमने मेंशन किए हैं, जब लॉ ग्राउंड्स की बात कर ही नहीं रहा तो हम क्यों ग्राउंड्स प्रेजेंट करें, है ना। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डिफ्रेंशिएट करता है रीजंस में और ग्राउंड्स में। एक नॉर्मल पार्लेंस में या लिटरेरी इफेक्ट में अगर आप देखें तो एक्चुअली दोनों सेम ही नजर आते हैं, भाई रीजंस वही है जो ग्राउंड्स हैं, बट वो होते नहीं हैं, राइट। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ए जो है वो एक चेन स्नैचिंग गैंग का मेंबर है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर ए को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और इसे कस्टडी में ले लेती है। कस्टडी में जो अरेस्ट मेमो है उसमें रीजंस दिए हुए हैं, और वो रीजंस क्या हैं कि भाई ए क्योंकि एक गैंग का मेंबर है तो एविडेंस टेम्परिंग का स्कोप बढ़ जाएगा अगर ये बाहर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। कि अगर ये बाहर छोड़ दिया जाता है तो हो सकता है अपने गैंग के अगेंस्ट जो एविडेंस है उनको ये टेम्पर करे, क्योंकि ये खुद एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है, इसके थ्रू हम उस गैंग तक पहुंच सकते हैं। तो हो सकता है गैंग इसे ही इरेडिकेट करने की कोशिश करे, राइट। क्योंकि ये क्रूशियल पार्ट हो गया है इन्वेस्टिगेशन का, तो हो सकता है ये एब्सकॉन्ड करे या गैंग इसको एब्सकॉन्ड करने में मदद करे। हो सकता है क्योंकि ही माइट हैव कनेक्शंस टू सम वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस आ जाए इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स में, हो सकता है ये अपीयर ना करे, राइट। और इस वजह से जस्टिस तक हम पहुंच ना पाए, इसके थ्रू हम इसके बाकी गैंग तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये रीजंस हैं, दीज आर द रीजंस व्हाई ए इज बीइंग टेकन इनटू कस्टडी। अब आप अगर जनरली सोच के देखें तो हर क्रिमिनल केस में ये कुछ सिचुएशंस आती ही हैं। एक आदमी को अगर अरेस्ट किया जाता है तो इन्हीं वजह से किया जाता है ताकि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना हो, है ना भाई। उसकी गिल्ट स्टैब्लिश थोड़ी हुई है, तो अगर आप उसे कस्टडी में ले भी रहे हैं तो क्या कारण है? कारण यही है कि कहीं एविडेंस के साथ टेम्परिंग ना हो, कहीं वो भाग ना जाए, उसको कोर्ट में जब भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कराना है तो उस पर ना छोड़ो, पुलिस पर छोड़ो, ताकि वो कोर्ट में बार बार अपीयर हो सके, है ना, ताकि उसके थ्रू हम केस की प्रॉपर डिटेल और तह तक जा सकें। ये हर केस में कॉमन होते हैं। तो रीजंस जो हैं अरेस्ट के वो यही हैं। Reasons of arrest basically are those common justifications or common precautions that are being taken care of by an investigating machinery in every criminal case to reach the justice or the true picture of the case. Arrest generally सारी arrest criminal cases में इन्हीं grounds पे, इन्हीं रीजंस की वजह से की जाती हैं, और बेल भी इन्हीं रीजंस पे डिनाई या ग्रांट की जाती है। अगर इन रीजंस की प्रेजेंस है तो बेल भी नहीं दी जाती है, और अगर इनसे कोई खतरा नहीं है तो बेल भी ग्रांट की जाती है, राइट। तो ऑल ऑफ दिस इज अ वेरी जनरलाइज्ड सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस व्हिच इज प्रेजेंट इन एवरी केस। ग्राउंड्स पे आ जाते हैं, ठीक है। तो रीजंस क्या है? The general precautions that are to be taken in every case, ये हर केस में सेम रहते हैं, यूनिफॉर्म रहते हैं। जिन रीजन से एक आदमी को अरेस्ट किया गया है, जनरली हर आदमी को उन्हीं रीजंस की वजह से अरेस्ट किया जाता है। ग्राउंड्स, जब चेन स्नैचिंग पता चली तो ट्रैफिक लाइट पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। उस सीसीटीवी कैमरा में ए का चेहरा साफ साफ दिखाई दे गया। पता चल गया कि ए डायरेक्ट कल्प्रिट है, ठीक है। पूछताछ या इंफॉर्मेशन से पता चला कि ए किसी गैंग का मेंबर है। अब ए को सिर्फ इसलिए नहीं अरेस्ट किया गया ताकि हम बाकी गैंग तक पहुंच जाए कि एविडेंस, ए को इसलिए भी अगेंस्ट अरेस्ट किया गया क्योंकि उसके खिलाफ एक डायरेक्ट एविडेंस है, वो चेन स्नैचिंग करता हुआ दिखाई दिया गया है ना।
और इसीलिए उसको अरेस्ट किया है। अब बिकॉज ऑफ अ वेरी स्पेसिफिक रीजन, एंड द रीजन बीइंग दैट हिज फेस वाज वेरी क्लियर इन द सीसीटीवी फुटेज, एंड दिस इज अ ग्राउंड। तो जब आप एक जनरलाइज्ड वे में या जनरलाइज्ड वे में एक्ट करते हैं या जनरल प्रिकॉशंस के चलते अरेस्ट करते हैं, तो वो रीजंस होते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक ग्राउंड की वजह से, किसी एविडेंस, पर्टिकुलर इंस्टेंस की वजह से एक आदमी को अरेस्ट करते हैं, तो वो ग्राउंड्स होते हैं। ठीक है, उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने? समझ गए ना? अगर मैंने कुछ गलती करी है तो मैं फिर से बोल देती हूँ। इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड बिकॉज ऑफ अ जनरल प्रिकॉशन, those are called reasons, the general precautions. But if a person is arrested because of a very specific evidence which shows or kind of establishes his guilt or gives a proper profound reason for his arrest, that is what we call a ground. समझ गए? तो ये है रीजन और ग्राउंड का डिफरेंस, और सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि रीजन ये हैं और ग्राउंड ये है। आप रीजन को ग्राउंड नहीं बना सकते। जो भी पहले होता रहा है वो तो हो गया, लेकिन आजकल के एरा में, आज की सिचुएशन में हम जो कर रहे थे वो अब नहीं कर सकते। अब चाहे आदमी जेल के अंदर हो चाहे जेल के बाहर, उसके अपने प्रॉपर राइट्स हैं, उन राइट्स को हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, उनको हमें उसे देना ही पड़ेगा। You cannot treat a man inhumanly. You have to consider the aspect कि वो ह्यूमन है, भले ही वो एक दोषी है लेकिन है वो इंसान ही, आप उसे इंसान की तरह ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो भले ही पहले ये चलता हो कि अरेस्ट मेमो में या वारंट में सिर्फ रीजंस मेंशन करके आपने व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया, नहीं, आपको अब ग्राउंड्स भी मेंशन करने पड़ेंगे। आपके रीजंस को सपोर्ट करता हुआ एविडेंस ग्राउंड है। आपको लगता है कि वो आदमी एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करेगा, ये रीजन है। आपको क्यों लगता है कि वो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करेगा, वो ग्राउंड है। आपको लगता है कि वो भाग जाएगा, आपको क्यों लगता है कि वो भाग जाएगा, वो ग्राउंड है ना? आपने उसे अरेस्ट किया है क्योंकि आपको उस पर शक है कि उसने एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस किया। क्यों आपको शक है? क्योंकि उसका चेहरा सीसीटीवी क्लिप में आ गया। ये है डिफरेंस रीजन का। पहला रीजन है, दूसरा ग्राउंड है, और ये दोनों अलग अलग हैं। आज की प्रोसीजरल स्कीम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है टू मेक श्योर कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स आर प्रोटेक्टेड एंड द राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन आर आल्सो एंश्योर्ड। ये जरूरी है कि हम मेमोज में, वारंट में, विदाउट वारंट अरेस्ट में रीजंस के साथ ग्राउंड्स दें, क्योंकि अदरवाइज हम एक इनकम्प्लीट प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। तुम्हें सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई करनी है, ठीक है, लेकिन क्यों पढ़ना है? क्योंकि तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, इसलिए तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये रीजन है। लेकिन ये तो काफी नहीं है भाई, सुबह से रात तक पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे में कौन से जबरदस्त भयंकर भयानक एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ कि मुझे सुबह से लेकर रात तक पढ़ना पड़ेगा? अब तुम उसे ग्राउंड दे दो, क्योंकि कंपटीशन नेशनल लेवल का है। ये हो गया ग्राउंड, है ना? सब बच्चे पढ़ रहे हैं इसलिए तुम पढ़ो, ये रीजन है। लेकिन तुम एग्जाम निकालना चाहते हो, ये ग्राउंड है प्रिपरेशन का, राइट? तो आप दोनों चीजों को अलग अलग करेंगे और आप दोनों ही चीजों को इंश्योर करेंगे ताकि एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को मेंटेन किया जा सके, ताकि हम पहले से ही उस आदमी को गिल्टी ना डिक्लेयर कर दें जिसकी गिल्ट अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुई है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में होल्ड किया और प्रबीर पुरकायस्थ की रिमांड को और उनकी डिटेंशन को सबको कैंसिल कर दिया। ये केस अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बेस करता है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। इस पे बहुत चर्चा हुई है, डीके बासु जैसे बहुत बड़े बड़े लैंडमार्क केसेस आए हैं। प्लस अरेस्ट, लाइक आई सेड, अरेस्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हर स्टेट में है। किसी ना किसी स्टेट में अरेस्ट से रिलेटेड एक आंसर आ ही जाता है, राइट? और आप हर उस आंसर में जहां पे अरेस्ट मेंशन्ड है या अरेस्ट पे कुछ लिखना है, इस आप लेटेस्ट 2024 के जजमेंट को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया। चलिए नोट्स बनाने की तरफ चलते हैं। दीज आर द फैक्ट्स ऑफ द केस। मैं आपको सब बता ही चुकी हूँ। स्पेशल सेल
था जिसने पीपी के न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के अगेंस्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज यूएपी वगैरह सब में एफआईआर रजिस्टर की। मैंने और थोड़ा पहले से शुरू किया था। अक्टूबर 3 को फिर इनको अरेस्ट कर लिया गया। अक्टूबर 4 को 7 डेज का रिमांड हो गया। रीजंस दे रखे थे लेकिन ग्राउंड नहीं दे रखे थे, और यही डिस्टिंक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया। These are the legal provisions that were directly in issue in this case. Section 41 to 60A of Chapter 5, Section 43, 44 and 46. Court के observations, difference between phrases, bench of justices B.R. Gavaiya and Sandeep Mehta observed a significant difference. Reasons for arrest are general and formal. Grounds are specific and personal to the individual being arrested. Legal requirement emphasized कि ground must be communicated in writing to the accused, detailing all basic facts to allow the person to defend themselves against custodial remand and seek bail. तो reasons के साथ साथ ground भी compulsory है ताकि एक आदमी एक properly well informed, well established defense prepare कर सके। एक आधी अधूरी information पर अपने आप को defend करना बहुत ही मुश्किल होगा और वो प्रॉपर भी नहीं होगा। फिर हम क्रिमिनल जस्टिस के कार्डिनल रूल को वायलेट कर रहे हैं, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉज जो अरेस्ट से रिलेटेड हैं और अरेस्ट के हर आंसर में लिखे ही लिखे जाते हैं। आप भी इन्हें लिखेंगे लेकिन आप कुछ नए केस लॉज को भी लिखेंगे ताकि आपका आंसर एक वेल रिसर्च्ड थरो आंसर लगे, ठीक है, रटा रटाया ना लगे। डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल 1996, इसने सीआरपीसी में बहुत सारे अमेंडमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया, इसी की वजह से हुए वो सारे अमेंडमेंट्स। गाइडलाइंस में बहुत सारे राइट्स को आइडेंटिफाई किया गया विच वर लेटर इनकॉर्पोरेटेड एज प्रॉपर प्रोसीजरल कंप्लायंसेस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। Under which landmark case did the Supreme Court of India lay down guidelines to prevent arbitrary arrests and detentions? हमने अभी डिस्कस किया है, आंसर आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे। According to the Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita 2023, within how many hours must a person arrested without a warrant be produced before a magistrate? ये सीआरपीसी में भी दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी दे रखा है, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। Which section of Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita allows for the arrest of a person for a cognizable offense without a warrant? Right, तो ये BNSS का कौन सा सेक्शन है जो अरेस्ट अलाउ करता है विदाउट अ वारंट? आपको बता चुकी हूं मैं, राइट, शुरुआत में ही बताया था। आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। मेंस के क्वेश्चंस, critically analyze the guidelines laid down by the Supreme Court of India in D.K. Basu versus State of Bengal for the arrest and detention of individuals. How have these guidelines impacted police practices in India? तो D.K. बासु में क्या हुआ, गाइडलाइंस क्या थे और उन गाइडलाइंस को किस अमेंडमेंट से सीआरपीसी में इंट्रोड्यूस किया गया, ये केस मांगता है। इस पे आंसर जरूर लिखें। Critically examine the distinction between reasons and grounds within the framework of Indian legal system. How does this distinction impact the rights of arrested person and the duties of the arresting authority? Illustrate your answer with relevant legal provisions and case law. ठीक है, अभी मैं स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, मुश्किल है, हो सकता है आ भी जाए, यू नेवर नो, राइट। लेकिन अब आपने जो केस के थ्रू समझा है उसको रिवाइज या प्रैक्टिस करने के लिए आप इस क्वेश्चन पे आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे इसी तरह के बहुत इंटरेस्टिंग लैंडमार्क जजमेंट के साथ। बाकी आप इस सीरीज को रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, आई होप, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और क्यों इम्पोर्टेंट है हम इसे कई बार डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक एवरीबडी प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।